पर स्वागत है। मैं अभिषेक आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो जीएसटी। आज हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और ये सीरीज जो चल रही है इसके अंदर सेविका बैच लॉन्च किया गया है 199 रुपये का। और आप देखेंगे यूपीपीटी के लिए भी यहाँ पर एक बैच लॉन्च किया गया है 99 रुपये का। तो यहाँ आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। उसके बाद लेक्चर वगैरह जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर सारी सब कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करूंगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर, यानी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर को हम क्या कहते हैं? हम जीएसटी कहते हैं। ये क्या होता है? इनडायरेक्ट एंड मतलब इनडायरेक्ट होता है और इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, यानी अप्रत्यक्ष तथा एकीकृत कर इसे बोला जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो नोट में देखेंगे जीएसटी ने 17 करों को रिप्लेस कर दिया। यानी पहले 17 प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे जो अलग अलग थे, लेकिन जीएसटी ने क्या किया, उस पर एक कर दिया, यानी एक टैक्स अब लगेगा टोटल ओवरऑल, मतलब 17 टैक्सों को समाप्त करके। उसके बाद यहाँ देखेंगे यह गंतव्य पर आधारित होता है, डेस्टिनेशन पर आधारित होता है। भारत में 1 जुलाई 2017 को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में शुरू हुई थी। उसके बाद 1954 में जो है जीएसटी शुरू कर दी गई थी। और यहाँ देखेंगे तो भारत जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित, यानी भारत में जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। प्रथम लागू करने वाला राज्य असम है, जो 12 जुलाई 2016 को ही इसने क्या किया था, मतलब आया तो 1 जुलाई, मतलब पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो यही पूछेगा कि किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया, तो असम ने लागू किया। कब लागू किया थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो 12 जुलाई 2016 को लागू किया गया। उसके बाद देखेंगे अंतिम राज्य जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया था। उसके बाद जीएसटी के लिए संविधान संशोधन 122वां था। उसके बाद जीएसटी के लिए संविधान संशोधन, जो मतलब ये विधेयक आता है, यानी जितने भी कानून होते हैं सब पास नहीं होते, लेकिन जीएसटी के लिए जो संविधान संशोधन था वो 101वां संविधान संशोधन था। अब उसके बाद देखेंगे टैक्स। सरकार द्वारा लगाया जाने वाला अनिवार्य शुल्क क्या कहलाता है? टैक्स कहलाता है। ये किसी व्यक्ति पर हो सकता है, संस्था पर हो सकता है, वस्तु पर हो सकता है और सेवा पर भी हो सकता है। यानी यहाँ पर कई प्रकार के हो सकते हैं। टाइप ऑफ टैक्स, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मैंने आपको जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बताया, अब यहाँ पर जान लीजिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब डायरेक्ट टैक्स आय पर या जिस व्यक्ति पर लगता है क्या करता है, उसी को देना होता है। जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, तो इसमें जिस व्यक्ति पर लागू होगा उसी पर क्या होगा, यह टैक्स जो है दिया जाएगा। वही टैक्स जो है मतलब वही व्यक्ति इस टैक्स देता है उसे। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इनकम टैक्स की बात किया है। उसके बाद यहाँ डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव टैक्स है, ये जो है प्रत्यक्ष प्रगतिशील टैक्स है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कई प्रकार के टैक्स होते हैं। तो यहाँ अगर आप 5 लाख से कम इनकम है तो कोई भी टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा। 5 से 7.5 लाख तक 10% लगेगा, 7.5 से 10 लाख तक 15%, उसके बाद 10 से 12 लाख पर लगेगा 20%, 12.5 से 15 लाख पर लगेगा 25%, 15 लाख से अधिक चाहे जितनी भी इनकम आपकी हो तो यहाँ पर 30% लगने वाला है, मैक्सिमम टैक्स है। उसके बाद आता है आपका जो है कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, निगम कर, किसी कंपनी पर लगाया जाता है। उसके बाद गिफ्ट, उपहार जो आप देते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप उपहार देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा। वेल्थ टैक्स लगेगा, धन कर भी इसमें यहाँ पर लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, गुड्स आता है, यानी वस्तु आती है। उसके बाद सर्विस आता है, जो सर्विसेज होती हैं आपको मतलब मिलती हैं, चाहे बैंक हो गया, आपका होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया। यहाँ पर जिस व्यक्ति पर लगता है वह व्यक्ति या उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति अदा कर सकता है। यानी जाहिर सी बात है कि अगर आप होटल में जाएंगे तो वहाँ पर आपसे टैक्स वसूला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट टैक्स इसे बोला जाता है। वस्तु का उत्पादन कौन करता है? वस्तु के उत्पादन बिंदु पर लगता है। उसके बाद उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी लगती है जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। उसके बाद वस्तु का प्रवेश बिंदु, इस पर भी जीएसटी लगता है। देश से देश के बीच में लगेगा कस्टम ड्यूटी जिसे बोला जाता है। यानी एक देश से दूसरे देश में अगर कोई सामान मतलब भेजा जाता है या मतलब आता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है जिसे सीमा शुल्क कहा जाता है। उसके बाद राज्य से राज्य में केंद्रीय कर लगता है जिसे जीएसटी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिक्री कर के बारे में आप देखेंगे वैट जो है समाप्त कर दिया गया, इसका नाम था वैल्यू एडेड टैक्स, अब इसे समाप्त कर दिया गया था। लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 को, मतलब मनमोहन सिंह यानी कांग्रेस की सरकार में लागू हुआ था। लेकिन यूपी में 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जो इस समय थी, मायावती शायद थी, जो भी होगा, तो यहाँ पर लागू हुआ था उनके समय में। उसके बाद यहाँ पर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर जीएसटी बिल, तो जीएसटी का बिल सबसे पहले राज्यसभा में, उसके बाद लोकसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया। यानी सबसे पहले राज्यसभा में आया, फिर लोकसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया। लागू करने वाला सुझाव विजय केलकर समिति, ये 2002 की है और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है जीएसटी किसकी समिति पर मतलब किसकी सिफारिश पर लागू हुआ, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ही लागू किया गया था।
उसके बाद देखेंगे जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली समिति कौन थी, तो इसके अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। समिति के अध्यक्ष जो थे वो असीम दास गुप्ता थे। उसके बाद जीएसटी 4 प्रकार के टैक्स लगते हैं, यहाँ पर होते तो 5 प्रकार के हैं लेकिन 4 प्रकार के मुख्यतः टैक्स लगते हैं, क्योंकि 0% को काउंट नहीं किया जाता, 0% भी लगता है, 5% है, 12%, 18, उसके बाद 28। तो ये पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा जीएसटी टैक्स किस पे लगता है, तो ये अलग अलग चीज़ों पे लगता है, और ये पूछेगा इनमें से कौन सा जीएसटी टैक्स नहीं है, तो 5 होगा, 12 होगा, 18 होगा, एक कोई ऑप्शन और दे देगा, इस तरीके से बना देता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी के प्रकार भी हैं। तो जीएसटी केंद्र और राज्य का हिस्सा 50-50 का होता है, और यहाँ आप देखेंगे तो सीजीएसटी इसे सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं, केंद्र सरकार इसे वसूलती है। उसके बाद एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, स्टेट जीएसटी इसे राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। उसके बाद एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इसे केंद्र द्वारा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र राज्य बंटवारा इसमें जो है कर लेते हैं, यानी वसूला तो केंद्र द्वारा जाता है जीएसटी, लेकिन केंद्र राज्य क्या करते हैं, आपस में इसका बंटवारा कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे जीएसटी की बात करें, जीएसटी काउंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो दूसरे अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर नहीं होता है, और लड़के इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। अनुच्छेद 279A हो गया इसका आर्टिकल। कार्य इसका क्या है, आप देखेंगे कार्य जीएसटी में बदलाव करना, सारी चीज़ें करना, ये इसका कार्य है। सदस्य 33 होते हैं, राज्य एवं यूटी के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ये इसके सदस्य होते हैं। उसके बाद अध्यक्ष इसके वित्त मंत्री होते हैं। पहले अध्यक्ष जो थे अरुण जेटली थे, क्योंकि जीएसटी उन्हीं के समय में आया था। उसके बाद वर्तमान में आप देखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला देखेंगे नोट, जीएसटी भारतीय संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 269 में शामिल ए में है, उसके बाद 246A के अंतर्गत शामिल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि जीएसटी में पंजीकरण कुल अंक, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा है जीएसटी पंजीकरण में टोटल अंक कितने होते हैं, तो 15 अंक होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाकर इसे डब्बे में कैद कर दिया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जीएसटी से बाहर कौन कौन चीज़ है, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इन्हें बहुत चीज़ों को बाहर भी रखा गया है। तो यहाँ जैसे आपका हो गया शराब हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, विद्युत हो गया, स्टाम्प बिक्री, रियल इस्टेट, ये सारे के सारे क्या है, ये इन्हें बाहर रखा गया है जीएसटी से। उसके बाद देखेंगे इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति वह स्थिति जिसमें वस्तु एवं सेवाओं की कीमत लगातार क्या होती है, बढ़ रही है, तो हम क्या कहेंगे, मुद्रा की कीमत कम हो जाना। यानी जाहिर सी बात है अगर बहुत सारे लोगों को पैसा होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, यानी जाहिर सी बात है मुद्रास्फीति होगी, यानी पैसे तो ज़्यादा हैं लेकिन खरीदार कम, मतलब जो है सामान मार्केट में कम है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, यानी क्या होगा, कीमत बढ़ेगी, यानी महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी। जाहिर सी बात है जब कीमत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद यहाँ देखेंगे डिफ्लेशन क्या होता है, अस्फीति होता है, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत क्या होती है, लगातार कम होगी। उसके बाद मुद्रा शक्ति बढ़ेगी, जाहिर सी बात है लोगों को पैसा नहीं है आपके पास, तो सामान तो है मार्केट में लेकिन आपके पास पैसा नहीं, तो क्या हुआ, अभी क्या है इसमें जो है महंगाई क्या हो, लगातार कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसे डिफ्लेशन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ अस्फीति से हिंदी में बोला जाता है। जाहिर सी बात है वस्तु में की कीमत में कमी आएगी, बहुत सारे मार्केट में सामान लगे हुए हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहाँ से खरीदेंगे, तो वो कम दाम पर बेचेंगे, तो क्या होगी, महंगाई क्या होगी, हमारी कंट्रोल होगी, यानी महंगाई क्या होगी, कम होती जाएगी धीरे धीरे। उसके बाद देखेंगे स्टैगफ्लेशन, यानी मुद्रा स्फीति जनित मंदी, वह स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी बहुत अधिक होती है, यानी मुद्रास्फीति भी हो, यानी महंगाई भी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बेरोजगारी भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो हम क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति जनित मंदी है, ये बहुत खतरनाक होती है ये मंदी। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के प्रकार आप देखेंगे तो डिमांड पुल हो गया। उसके बाद इन्फ्लेशन मांग जनित मुद्रा कुल मांग, जाहिर सी बात है अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई क्या होगी, घटेगी कि नहीं, जाहिर सी बात है। अगर कोई चीज़ आप त्योहारों पर देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ महंगी हो जाती है, कारण क्या है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है, लिमिटेड है सप्लाई, तो जाहिर सी बात है क्या होगी, तो यहाँ पर मांग जनित मुद्रास्फीति होगी, यानी डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई कम है। उसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, लागत प्रेरित इन्फ्लेशन, यानी किसी वस्तु की लागत क्या हो, बढ़ने वाली महंगाई। जानी सी बात है अगर किसी चीज़ की अगर लागत बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या होगा, डिमांड कम होगी, मतलब यहाँ से सारी सी बात है, इसका सीधा रिलेशन है कि अगर मांग बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, जाहिर सी बात है सामान की खपत ज़्यादा होगी तो यहाँ पर महंगाई कम होती जाएगी। तो यहाँ पर ये पूरा लेक्चर था, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूँ फिर से, 199 का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और 99 रुपये एक महीने के रिचार्ज से भी ये दोनों चीज़ें कम हैं।
तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा, यानी PDF वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर MCQ वगैरह सारी चीज़ें एक तरफ से करवाई जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए पेट वगैरह के। और उसके बाद मुख्य सेविका के लिए तो बैच चल रहा है, ममता मैम पढ़ा रही हैं, तो वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। वो पूरा आपको वेल डिफाइन करके पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वीडियो पे अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।